हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? बेटर? ओके। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि हम शुरू करेंगे 12th क्लास की अकाउंटेंसी, जिसके अंदर हम सिलेबस कवर करेंगे सीबीएसई एंड हरियाणा बोर्ड। सीबीएसई और हरियाणा बोर्ड दोनों के सिलेबस। सो वी हैव टू स्टार्ट आवर क्लास। प्रोसीड टू बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। सो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि सोल प्रोप्राइटर होता है। ओके, सोल प्रोप्राइटर क्या होता है? अगर एक इंसान किसी बिजनेस को शुरू करता है, यानी कि अगर ए है, ए यहाँ पर एक पर्सन है, लेट मी हाईलाइट इट। ओके, ये ए है, इसने एक बिजनेस शुरू किया अकेले, यानी कि एक दुकान खोल ली जूतों की। इसने खुद ही बिजनेस शुरू किया, ये वहाँ पे मैनेजर है, इसने अपने अंडर कुछ एम्प्लॉयज़ लगा दिए जो इसके लिए काम करते हैं। तो वो एम्प्लॉयज़ कभी भी इसके लिए मैनेजर का काम नहीं प्ले करेंगे, यानी कि जब वो शॉप लॉस में जाएगी या कुछ कमी आएगी तो सारा बर्डन किसके पास आएगा? मिस्टर ए के पास, क्योंकि ये अकेला मालिक है। लेकिन क्या होता है जब बिजनेस बड़ा होता है, यानी कि हम चाहते हैं, अब ए ने अपनी एक दुकान तो अच्छे से संभाल ली, लेकिन ये चाहता है क्यों ना मैं इसे एक शोरूम बनाऊं। तो उस शोरूम के लिए क्या ये अकेला काम कर सकता है? जैसे फॉर एन एग्जांपल, नाइक एक कंपनी है, और वो कंपनी क्या अकेले काम करती है? क्या वहाँ सिर्फ एक पर्सन है जो उसका मैनेजर है? नहीं, वहाँ पे क्या होता है, काफ़ी सारी। लेकिन हम यहाँ कंपनी को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पार्टनरशिप को डिस्कस कर रहे हैं। तो हमें पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स को ही ध्यान में रखना होगा। ओके, अब पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स को ध्यान में रखते हुए ए ने क्या सोचा कि क्यों ना मैं अपने साथ बी को भी मिला लूँ। मैं और बी दोनों मिलके काम शुरू कर सकते हैं। फिर सी को भी मिला लिया और डी को भी मिला लिया। अब इन्होंने मिलकर क्या शुरू की? एक पार्टनरशिप फर्म। ओके, तो ये सब क्या हुए? मतलब ए बी सी का आपस में क्या रिश्ता हुआ पार्टनरशिप के अंदर? ये सभी हुए पार्टनर्स। ओके, मतलब इनका आपस में रिलेशन है पार्टनर्स का, और इनने मिलके जो एक फर्म तैयार की उसे बोलते हैं पार्टनरशिप। ओके, अब बात आती है कि कितने लोग, मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं पार्टनरशिप में? पार्टनरशिप में 2 से लेकर 100 लोग हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि अगर एक इंसान होगा वो तो सोल प्रोप्राइटर हुआ ना, तो इसलिए मिनिमम लिमिट है 2 एंड मैक्सिमम इज 100। तो अब पार्टनरशिप का बेसिक जब क्लियर हो गया तो अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन पे। ओके, डेफिनेशन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग हमें पढ़नी होगी। द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु एग्री टू शेयर the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो एक रिलेशनशिप हो, जैसे कि इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है? पार्टनर्स की रिलेशनशिप हो लोगों के बीच में, जो कि आपस में सहमत हुए हैं, यानी कि एग्रीड हुए हैं अपना प्रॉफिट शेयर करने के लिए। क्योंकि पार्टनरशिप उन्होंने क्यों की? दान धर्म करने के लिए नहीं, जो भी प्रॉफिट अर्न होगा बिजनेस से उसको आपस में शेयर करने के लिए। लेकिन प्रॉफिट कब होगा? जब वो बिजनेस को कैरी ऑन करेंगे आपस में मिलकर। यानी कि अगर ए नहीं काम कर रहा तो उसकी जगह बी काम कर देगा, अगर बी काम नहीं कर रहा तो सी कर देगा, या फिर सब मिलकर एक के लिए और एक सब के लिए काम कर रहे हैं, उसे ही क्या कहते हैं? पार्टनरशिप। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, आप और आपका दोस्त कहीं बाहर गया, आप में पार्टनरशिप है कि हम मिलकर काम करेंगे, तो वो भी तो एक पार्टनरशिप ही हुई ना, लेकिन वो पार्टनरशिप फर्म नहीं है। ओके, पार्टनरशिप फर्म कैसे बनी? क्योंकि ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग है। ओके, सो नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट स्लाइड। नंबर ऑफ मेंबर्स लिमिट इन पार्टनरशिप। जैसे मैंने पहले बताया, काफ़ी बच्चे रेज करेंगे क्वेश्चन कि मैम हमने तो पढ़ा है कि 10 से 20 पर्सन होते हैं, लेकिन जो नया कंपनी एक्ट, वैसे तो पार्टनरशिप एक्ट कोई भी बात नहीं बोलता मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन के लिए, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट इसमें साइलेंट है।
लेकिन हमें कैसे पता लगा कि मैक्सिमम पर्सन कितने हैं? क्योंकि हमने पढ़ा इंडियन कंपनी एक्ट। इंडियन कंपनी एक्ट क्या बोलता है कि जो भी कोई नई कंपनी, मतलब कोई भी न्यू कंपनी एक्ट 2013 बोलता है कि मिनिमम 2 लोग और मैक्सिमम 100% एक पार्टनरशिप फर्म को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। और जो पहले था प्रीवियस कंपनी एक्ट 1956, प्रीवियस मतलब जो पहले था कंपनी एक्ट 1956, उसके अकॉर्डिंग 2 लोग मिनिमम और मैक्सिमम 10% बैंकिंग बिजनेस के केस में एंड 20 अदर बिजनेस के केस में। सो नाउ क्लियर? लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। ओके, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जब हमने डेफिनेशन पढ़ ली, अब डेफिनेशन से हमें ये क्लियर हो गया कि अच्छा, जब 2 लोग या 2 से ज़्यादा लोग एक साथ आए और उनका लास्ट मोटिव है प्रॉफिट को आपस में शेयर करना और मिलकर काम करना। लेकिन उसके और फीचर्स क्या हुए, तो वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ओके, अब हम देखते हैं कि 2 से ज़्यादा पर्सन, ठीक है, ये क्लियर हुआ। म्यूचुअल एग्रीमेंट भी हमने पढ़ लिया था कि म्यूचुअल एग्रीमेंट वो लोग आपस में मिलकर कुछ ना कुछ एक एग्रीमेंट कर लेते हैं। अब वो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है कि मतलब एक ने कहा ठीक है भाई हम साथ में मिलके काम करेंगे, दूसरे ने भी कहा ओके, और साथ में काफ़ी सारे जितने भी शर्तें हैं, जो भी वो आपस में कंडीशन अप्लाई करवाना चाहते होंगे, वो एक दूसरे को बता दे कि ये हमारी फर्म की कंडीशंस होंगी। यानी कि टर्म्स एंड पॉलिसी ओरल भी हो सकती है और रिटन भी हो सकती हैं। लेकिन ओरल होने के क्या फ़ायदे हैं, रिटन होने के क्या फ़ायदे हैं, उन दोनों को हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, लॉफुल बिजनेस मतलब पार्टनरशिप फर्म एक लॉफुल बिजनेस है, जिसको क्योंकि ये एस्टेब्लिश हुआ है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग, इसीलिए ये लॉफुल बिजनेस है। जब भी कोई अगर पार्टनर या पार्टनरशिप फर्म कोई भी घपला करेगी, यानी कि अगर इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ बना दी या फिर कोई इलीगल एक्टिविटी कर दी, तो इनके खिलाफ हम फाइल कर सकते हैं केस कोर्ट में। ओके, अच्छा ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब जब लोग साथ में प्रॉफिट अर्न करने के लिए आए हैं तो कोई ना कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी होगा। अब वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे होगा वो हम पढ़ेंगे आगे। ओके, नेक्स्ट फीचर है म्यूचुअल एजेंसी। अब म्यूचुअल एजेंसी क्या होती है? म्यूचुअल एजेंसी होती है कि एक पार्टनर, मतलब ये ए है, ए सारा काम करता था बिजनेस का और बाकी बी, सी एंड डी ये घर पे आराम करते थे। तो अब बताओ, क्या ए अगर काम कर रहा है तो सारा प्रॉफिट ये रख लेगा? इन्होंने भी तो पैसा इन्वेस्ट किया है और ये भी साथ में पार्टनरशिप फर्म का एक पार्ट है क्योंकि ये पार्टनर्स हैं। तो इसके अंदर ये होगा कि ए ने जो काम किया वो माना जाएगा कि इन सब ने मिलकर किया है। ओके, अच्छा दूसरा केस देखते हैं कि अगर ये तीनों काम करें, यानी कि बी, सी एंड डी वर्क कर रहे हो और ए घर पर बैठा हो, तो क्या माना जाएगा? तब भी ये माना जाएगा कि काम ए, बी, सी, डी ने किया है। ओके, तो जितना भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर एक्टिविटीज़ होंगी उसके लिए जिम्मेदार चारों को माना जाएगा। क्लियर? सो वी कैन से दैट वन फॉर ऑल फॉर वन, इसे ही क्या कहते हैं? म्यूचुअल एजेंसी। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, राइट ऑफ पार्टनर्स। अब पार्टनर्स के राइट क्या है कि कोई पार्टनर अगर एक फर्म में आया है तो उसके कुछ तो राइट होंगे। सो अब हम पढ़ेंगे उन्हीं राइट्स के बारे में। ओके, फर्स्ट, टू शेयर प्रॉफिट इन एग्रीड रेशो। अगर ए काम कर रहा है और उसने मना कर दिया बी को कि मैं तुझे शेयर नहीं देने वाला, तो ऐसा थोड़ी हो सकता है। बी के पास राइट है कि वो प्रॉफिट का अपना रेशो ले, जो कि एक एग्रीड रेशो है। एग्रीड रेशो मतलब जिस पर उन्होंने पहले सहमति जताई कि हाँ इतना शेयर मुझे मिलना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है?
टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, मतलब जो बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं उसमें पार्टनर्स को, सभी पार्टनर्स को, अगर 100 पार्टनर हैं तो 100 के 100 पार्टनर्स को राइट है कि वो बिजनेस में पार्ट ले सकते हैं, कि जो भी एक्टिविटी हो रही है, जो भी काम हो रहा है, वो उसमें पार्ट ले सकते हैं। ओके। थर्ड इज राइट टू बी कंसल्टेड, मतलब उनसे कंसल्ट करना होगा। अगर जो भी काम हो रहा है पार्टनरशिप में, अगर ए एक्टिव पार्टनर है, एक्टिव पार्टनर मतलब अगर वही सब काम करता है, ऑफिस जाता है, तो भी उसे बी के साथ कंसल्ट करना होगा, सी के साथ कंसल्ट करना होगा, जितने भी पार्टनर्स हैं उनसे कंसल्ट करना होगा। ओके। तो सबको राइट है कि उनसे सलाह ली जाए। ओके। फोर्थ, राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट, जितनी भी बुक्स ऑफ अकाउंट हैं, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी हमने 11th में पढ़ी है बुक्स ऑफ अकाउंट, उनको इंस्पेक्ट करने का राइट है सभी पार्टनर्स के पास। मतलब अगर एक को कभी लगता है कि बुक्स में कुछ गड़बड़ हो रही है तो उसे राइट है कि वो जाए और बुक्स को चेक करे, क्योंकि लास्ट में अकाउंटेबिलिटी तो चारों पार्टनर्स की है ना। यानी कि जब भी अगर बाहर से कोई जवाब मांगता है तो जवाब देने वाले चारों लोग हैं, तो इसीलिए चारों को ये राइट भी है कि वो उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखें कि कहीं कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं हो रही। ठीक है। अच्छा, फिफ्थ, टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, एक फर्म से पार्टनर को रिटायर होने का राइट है कि वो जब चाहे फर्म को छोड़कर जा सकता है। ठीक है। अच्छा, लास्ट, टू डिसअलाउ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, मतलब कोई भी नया पार्टनर अगर आ रहा है, लेट अस सपोज कि ये एक पार्टनरशिप फर्म है और इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर्स हैं, और एक नया पार्टनर मतलब एक नया मेंबर, पर्सन वर्ड ज़्यादा ठीक है, तो एक नया पर्सन कहता है इसको कि मुझे भी इस पार्टनरशिप में आने दो, मतलब इस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बनने दो। तो क्या ये अकेला फैसला ले लेगा कि इस इंसान को मैं पार्टनर बना लूँ? क्या एक पर्सन को ये राइट है कि वो एक नए इंसान को पार्टनरशिप में आने दे? नहीं, क्योंकि इस पार्टनरशिप फर्म के कितने पार्ट हैं यहाँ? 7, क्योंकि ये 7 पार्टनर्स इस पार्टनरशिप फर्म का पार्ट है ना, तो इन सातों से सलाह ली जाएगी। यानी कि अगर इनमें से एक भी पर्सन मना करता है, एक भी, मान लिया कि 1 फर्स्ट मना कर देता है और ये सब वोट करते हैं कि ओके आने दो इसे, तब भी ये पर्सन पार्टनरशिप डीड में नहीं आ सकता। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, पार्टनरशिप डीड क्या है? क्योंकि हमने काफ़ी पढ़ लिया पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड, तो अब पार्टनरशिप डीड है क्या? पार्टनरशिप डीड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि जब हम पार्टनरशिप शुरू की, मतलब 4 लोग मिलकर ये डिसाइड करें कि ठीक है अब हम पार्टनरशिप फर्म बनाएंगे और हम आपस में पार्टनर्स हैं, तो एक रिटन या ओरल एग्रीमेंट, ठीक है, तो उसमें लिखा हुआ है या फिर उन्होंने बताया है सारी कंडीशंस के बारे में। यानी कि एक डॉक्यूमेंट, पार्टनरशिप डीड एक रिटन डॉक्यूमेंट है फर्स्ट। अगर वो ओरल सब कुछ कर लेते हैं तो एक अलग बात है, वरना एक रिटन डीड मतलब पार्टनरशिप डीड एक रिटन डॉक्यूमेंट होगा। ओके, सो डॉक्यूमेंट कंटेन्स टर्म्स कंडीशन एग्रीड अमंग ऑल द पार्टनर्स, सारी टर्म्स एंड कंडीशन वो लिखी होंगी इसमें जिस पे सारे पार्टनर्स एग्री हुए हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स इज गवर्न बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, वही चीज़ है कि उनका म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा, जो भी उनके बीच में पार्टनर्स की रिलेशनशिप बिल्ड हुई है वो एक म्यूचुअल एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हुई है, यानी कि उन्होंने आपस में मिलकर ये सहमति जताई है। अब एग्रीमेंट में भी ओरल, एग्रीमेंट में भी रिटन। ओके, सो जो पार्टनरशिप डीड है वो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट, पार्टनरशिप डीड इज नॉट कंपल्सरी, मतलब अगर पार्टनरशिप डीड
हम चाहे तो बना सकते हैं, चाहे तो नहीं बना सकते, तो ये कंपल्सरी नहीं है। व्हेन एग्रीमेंट इज रिटन, अगर एग्रीमेंट लिखा हुआ है, इट इज़ नोन एज पार्टनरशिप डीड। जैसे मैंने ऊपर बताया था कि एग्रीमेंट और पार्टनरशिप डीड में क्या फ़र्क है। अगर वो ओरल बोलकर, मतलब सारी चीज़ें टर्म कंडीशन उन्होंने सिर्फ बोलकर डिस्कस कर ली, तो वो एक एग्रीमेंट है उनके बीच में, दैट्स इट। लेकिन अगर वो लिख कर साइन करते हैं और उसको लिख कर रखते हैं कि ये हमारी टर्म्स एंड कंडीशन है, कोई भी अगर आगे इशू क्रिएट होगा तो हम इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग डिसीजन लेंगे, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो रिटन डॉक्यूमेंट ही पार्टनरशिप डीड कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एक रिटन डॉक्यूमेंट ही पार्टनरशिप डीड होगी। रिटन डॉक्यूमेंट कौन सा, हमारा एग्रीमेंट। क्लियर? ओके। इट शुड बी प्रॉपरली स्टैम्प्ड, मतलब इस पर क्या होने चाहिए, जो अगर रिटन डॉक्यूमेंट है, ये नहीं कि लिख कर रख लिया और वो लीगल हो गया, उस पर एक प्रॉपर स्टैम्प होनी चाहिए, रजिस्ट्रार के साइन होने चाहिए, ताकि जब भी आगे कोई भी डिस्प्यूट हो, यानी कि दो पार्टनर्स आपस में लड़ने लग जाए, जैसे ये ए है और ये बी है। ए कहता है कि नहीं, मैंने तो बहुत काम किया पार्टनरशिप में, और ये बी खाली बैठे हुए पैसे लगा के खा रहा है। तो अब बी को जब अपने अधिकार बचाने होंगे, क्योंकि इसे तो प्रॉफिट लेने का राइट है ना, और ए मना कर रहा है, तो ये किस चीज़ का सहारा लेगा, इसी पार्टनरशिप डीड का। तो और ये सहारा कैसे ले पाएगा, जब ये रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर हो। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, इफ डीड कंटेन्स क्लॉज, मतलब अगर इसमें क्लॉजेज हैं तो क्या होगा, इट वुड होल्ड गुड, अदरवाइज प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल बी एप्लीकेबल। यानी कि अगर इसके अंदर सभी चीज़ों के बारे में स्पेशल अच्छे से बताया गया है कि किसका रेशो कितना होगा, किसी को सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, कितने किस तरह से हम कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगे, अगर कोई विड्रॉ कर रहा है तो उस पर कितना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो ये सारी चीज़ें अगर उसमें लिखी हुई हैं क्लॉज बाय क्लॉज तो ठीक है। अगर कोई भी चीज़ मिसिंग है तो कौन सा एप्लीकेशन होगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का, ठीक है। अब यहाँ तक हमने पढ़ी वो चीज़ें जो पार्टनरशिप डीड में होती हैं। अगर पार्टनरशिप डीड ही ना हो तो तब क्या होगा, कि अगर हमने सिर्फ एक पॉइंट पढ़ा कि अच्छा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होगा, तो अगर ये अप्लाई होगा तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो तो याद करनी होगी ना, कि अगर हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, क्वेश्चन में दे रखा है कि कोई पार्टनरशिप डीड है नहीं, तो हम क्या अप्लाई करेंगे, तो वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम कौन कौन से अकाउंट यहाँ प्रिपेयर करेंगे, सिर्फ ओवरव्यू के लिए, क्योंकि हमने लास्ट जो 11th पास आउट की है उसमें हमने बनाए हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जब ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन जाता है, जो नेट प्रॉफिट आता है, जब पार्टनर्स अपना प्रॉफिट बांटेंगे, कहाँ से बांटेंगे, क्या यहाँ पर उनकी सैलरी लिखी होगी, लेट मी हाईलाइट इट, क्या हम यहाँ पर लिखेंगे सैलरी किसी भी पार्टनर की, क्या यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, नहीं। पार्टनर्स ऑनर है उस बिजनेस के, है ना, जो भी वो पार्टनरशिप फर्म है उसके ऑनर्स हैं तीनों पार्टनर्स, तो वो इस तरह एक्सपेंस में नहीं दिखा सकते, क्योंकि यहाँ पर हमारा टैक्स डिडक्ट होगा ना, और ऑनर को दी जाने वाली चीज़ टैक्स के दायरे से बाहर नहीं होती। ओके, तो उस पर टैक्स लगेगा। तो यहाँ जो प्रॉफिट है उससे पहले हम किसी को भी सैलरी वगैरह नहीं दे सकते, तब फिर उन्हें कहाँ लिखेंगे, तो क्या उनका रिकॉर्ड ही नहीं रखेंगे, नहीं, रिकॉर्ड रखा जाएगा, उसके लिए बनाया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, ये उसका एक नमूना बोल सकते हैं, स्पेसिमेन बोल सकते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर हमें अगर जितना इंटरेस्ट देना है, पार्टनर्स को सैलरी देनी है, अगर उनको कोई कमीशन देना है, कोई रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि हम बचा के भी रख लेते हैं ना चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें
जो हमें देनी है, यानी कि एक्सपेंस है एक तरह से बिजनेस के लिए, क्योंकि हमें बिजनेस को किस नज़र से देखना चाहिए? बिजनेस की नज़र से। बुक्स बनाओ तो बिजनेस की नज़र से बनाओ, ना कि किसी पार्टनर की नज़र से। यानी कि ना तो ये बुक ए के लिए है, ना ये बुक बी के लिए है, ये किसके लिए है? बिजनेस के लिए। तो बिजनेस अगर ए को कुछ दे रहा है तो वो बिजनेस के लिए खर्चा है, यानी कि अगर सैलरी दे रहा है एक एक्स को, वाई को, कोई भी चीज़ दे रहा है तो वो एक्सपेंस, और उनसे अगर कुछ ले रहा है, यानी कि अगर ड्राइंग पे इंटरेस्ट ले रहा है या कुछ भी, तो वो उसके लिए इनकम। ओके, और हम आगे पढ़ेंगे कि अगर यहाँ लॉस हो जाए तो, क्योंकि एप्रोप्रिएशन में अगर लॉस हुआ तो उसका क्या मतलब है? तो उसका मतलब है कि हमें एक्स से और वाई से पैसे लेने हैं वापस, क्योंकि ये कभी भी लॉस को शो नहीं करता। क्यों नहीं करता वो आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो इनफ फॉर टुडे। हाँ, जाने से पहले कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये लेक्चर कैसा था। सो share this video to your school group or anywhere you want, but don't forget to subscribe the channel and like this video if you like the lesson. Thank you.